क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप उठे? एक ऐसी जगह जहां जमीन अब मिट्टी की नहीं बल्कि हजारों आत्माओं की चीखों से बनी है, जहां रात ढलते ही हवा में सिर्फ रोने और जलने की गंध तैरती है, और जहां जो भी गया या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर। यह कहानी कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिस पर यकीन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो अगर आप में हिम्मत है तो बने रहिए हमारे साथ इस खौफनाक सफर में। और हाँ, ये है ब्लडी डायरीज, जहां हर हफ्ते हम आपके सामने लाते हैं ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रगों में खून जम जाएगा। अगर आप सच्ची भूतहा और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कौन जाने अगली बार ये डर उनके दरवाजे पर दस्तक दे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली कुछ मिनटों में आप सुनने जा रहे हैं कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। 1931 की फरवरी की एक उदास शाम थी। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, मानो खुद प्रकृति किसी आने वाले बड़े हादसे की गवाही देने के लिए तैयार हो रही हो। पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलनों की गूंज थी। अंग्रेजी हुकूमत की बेरहम जकड़न से परेशान किसान और नौजवान हर तरफ विद्रोह की आग जलाने लगे थे। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ उस जमीन को बल्कि वहां की मिट्टी, वहां की हवा और वहां रहने वाले लोगों की आत्मा तक को हमेशा के लिए शापित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के बाद किसानों के एक जत्थे ने तय किया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। वे इलाहाबाद की अंग्रेजी छावनी पर हमला करेंगे और आजादी का बिगुल और तेज करेंगे। उन्होंने एक ट्रेन भरी और उस पर सवार होकर मौत से भी टकराने का इरादा बना लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके रास्ते में पहले से ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। 13 मार्च की उस दोपहर, जब किसान क्रांतिकारी अपनी ट्रेन से गुजर रहे थे, अचानक अंग्रेजों ने उन्हें रोकने की साजिश रची। एक वीरान जगह पर ट्रेन रुकवा दी गई, वह जगह जहां आगे चलकर कंकालगढ़ नाम से जानी गई। अंग्रेजों की बंदूकें चमकीं, उनकी निर्दयता फूट पड़ी और उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन में आग लगा दी। पलक झपकते ही 1300 चीखें एक साथ आसमान चीरने लगीं। इंसानी मांस के जलने की गंध दूर दूर तक फैल गई। लोग खिड़कियों से कूदना चाहते थे, पर अंग्रेजों ने उन्हें रस्सियों से बांधकर या तो नहर में फेंक दिया या पेड़ों पर लटकाकर उनकी सांसें छीन ली। कुछ को जिंदा पीट पीट कर वहीं धराशायी कर दिया गया। घंटों तक मौत का नाच चलता रहा और उस वीरान जमीन ने 1300 निर्दोष आत्माओं का लहू पी लिया। उस दिन सूरज ढला तो मानो आसमान भी खून से लाल हो उठा। हवाओं में अब भी वह जली हुई ट्रेन की गंध तैर रही थी। अंग्रेजों ने सोचा, काम खत्म, बगावत यहीं दफन। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें केवल लोगों की जान नहीं ली, बल्कि उस मिट्टी को, उस हवा को और उस जमीन को शापित बना दिया है। अगली पीढ़ियां जब भी उस जगह से गुजरती, उन्हें चीखों की गूंज सुनाई देती। झुलसे हुए चेहरे उनकी आंखों के सामने मंडराने लगते। और शायद यही वजह थी कि अंग्रेजों ने वहां पर एक स्टेशन बनवाया, ताकि लोग हमेशा उस खौफ को याद रखें। उन्होंने उसका नाम रखा कंकालगढ़, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सुनकर ही रूह कांप उठे। शुरुआत में लोग इसे बस एक अफवाह समझते रहे, लेकिन 13 मार्च की रात आते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात ढलते ही स्टेशन से अजीब आवाजें उठने लगतीं। सैकड़ों हजारों चीखें, मदद के लिए पुकारती आवाजें और लोहे की पटरी पर दौड़ते पहियों की खड़खड़ाहट। लोग कहते थे कि आधी रात को स्टेशन पर वही जली हुई ट्रेन रुकती है जिसमें चीखते चिल्लाते क्रांतिकारियों की आत्माएं कैद हैं। धीरे धीरे यह खौफ इतना गहरा हो गया कि लोग दिन में भी उस रास्ते पर जाने से कतराने लगे। स्टेशन के आसपास सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। जो भी साहस करके वहां गया या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस दिन से हर 13 तारीख उस जमीन की प्यास बढ़ जाती है।
कोई न कोई शिकार वहां खिंचकर चला ही जाता है। गांव की एक बूढ़ी महिला थी, पार्वती। उसकी आंखों में हमेशा डर का साया तैरता रहता। जब उससे कोई पूछता कि माँ, आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि यहां कोई रुकना नहीं चाहता, तो वह कांपती आवाज में बस इतना कहती, ये जमीन अब हमारी नहीं रही, ये आत्माओं की है। हम तो बस जिंदा लाश की तरह यहां सांस ले रहे हैं। उसकी बातें सुनकर गांव के बच्चे भी सहम जाते। लोग मानते थे कि पार्वती ने अपनी आंखों से वो हादसा देखा था। उसने जले हुए लोगों को भागते, गिरते, चीखते हुए मरते देखा था। शायद इसी वजह से उसकी जुबान पर हर वक्त वही डर बैठा रहता। रात के समय अक्सर गांव के लोग बताते कि वे चीखने की आवाजें सुनते हैं। महिलाएं रोती हुई आवाज में कहती कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन बाहर झांकने पर कोई नहीं होता। खेतों से गुजरने वाले चरवाहे कसम खाते कि उन्होंने पटरियों पर जलते हुए आदमी चलते देखे हैं। कुछ ने तो यह तक कहा कि रात के सन्नाटे में पटरियों पर अचानक एक ट्रेन गुजरती है, लेकिन अगले ही पल सब गायब हो जाता है। न आवाज, न धुआं, न रोशनी, बस सन्नाटा। कंकालगढ़ का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों के लोग भी सिहर उठते। कोई भी वहां शादी, त्योहार या उत्सव के लिए नहीं जाता। बच्चे जब इस नाम को सुनते तो माएं उन्हें डराकर चुप कराती, सो जा वरना कंकालगढ़ वाले भूत आ जाएंगे। गांव का अस्तित्व था, पर उसकी रूह मर चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जितनी बार 13 मार्च आती, उतनी बार हादसे होते। कोई गायब हो जाता, कोई पागलपन का शिकार हो जाता। एक बार तो गांव का ही एक लड़का जो आधी रात को जिज्ञासा में स्टेशन चला गया, सुबह उसकी लाश पटरियों पर मिली। शरीर पूरी तरह झुलसा हुआ था, मानो किसी ने उसे जलती ट्रेन में फेंक दिया हो। लोगों ने उस दिन कसम खाई कि अब कोई भी वहां नहीं जाएगा, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि उसकी आत्मा भी अब बाकी आत्माओं के साथ वहीं भटकती है। कंकालगढ़ का खौफ इतना गहरा था कि लोग मानते थे कि यहाँ वक्त भी अलग चलता है। घड़ियां अचानक बंद हो जाती, परछाइयां लंबी हो जाती और कभी कभी तो सूरज डूबे बिना ही अंधेरा छा जाता। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने स्टेशन के पास जाते ही अचानक ठंडी हवा और अजीब दबाव महसूस किया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके सीने को पकड़ लिया हो। कुछ कहते कि उनके कानों में फुसफुसाहट होती, हमें बचा लो। पार्वती कभी कभी बच्चों को किस्से सुनाते हुए कहती, उस रात आसमान से सचमुच खून बरसा था। जिन आत्माओं ने वहां दम तोड़ा वे अब भी चैन से नहीं सो पाईं, और जब तक उनकी न्याय नहीं होगा ये जमीन ऐसे ही खून की प्यास बुझाती रहेगी। गांव के लोगों ने कई बार पंडितों और ओझाओं को बुलाकर झाड़ फूंक कराई, लेकिन कुछ काम ना आया। कहते हैं कि एक रात एक तांत्रिक वहां मंत्र पढ़ने गया था। आधी रात उसकी चीख सुनाई दी और जब लोग सुबह देखने गए तो उसका शरीर वहीं पड़ा था, आंखें खुली की खुली, चेहरा डर से अकड़ा हुआ। उसकी जुबान बाहर निकली थी, मानो उसने आखिरी सांस तक किसी अनदेखे डर को देखा हो। कंकालगढ़ की मिट्टी अब केवल मिट्टी नहीं रही थी, वह खुद एक खामोश कब्रगाह बन चुकी थी। कोई पेड़ सीधा नहीं उगता, कोई पौधा फलता नहीं। पक्षी वहां बैठने से कतराते और जानवर जैसे उस जगह के करीब जाते ही कांपने लगते। गांव वालों ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि वे पटरियों के पास तक न जाएं, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई बच्चा गलती से वहां चला भी जाता तो घर लौटकर उसकी आंखें अजीब हो जाती, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोग अब कंकालगढ़ को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि मौत की भूमि कहकर पुकारने लगे। यह जगह अब रहस्य और डर का ऐसा केंद्र बन गई थी जिसकी दास्तान सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और यह सब शुरू हुआ था उस एक दिन, उस 13 मार्च से, जब 1300 आत्माएं एक साथ मौत के हवाले कर दी गईं। आज भी जब हवा तेज चलती है तो स्टेशन की टूटी खिड़कियां बजने लगती हैं और गांव के लोग डर से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। बूढ़ी पार्वती की कांपती आवाज अब भी लोगों के कानों में गूंजती है, ये जमीन अब हमारी नहीं रही, ये आत्माओं की है। और शायद यही सच है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां लोग सपनों के पीछे भागते भागते अपनी थकान तक भूल जाते हैं, वहीं एक लड़का था, अभय चौहान। उम्र मुश्किल से 25 साल, पर आंखों में नाम और शोहरत का जुनून किसी तूफान की तरह उमड़ता था। उसने कॉलेज खत्म होते ही तय कर लिया था
कि वह अपनी जिंदगी नौकरी में बर्बाद नहीं करेगा। कैमरा खरीदा, यूट्यूब चैनल बनाया और कंटेंट क्रिएटर बनने की राह पकड़ ली। लेकिन यूट्यूब की दुनिया आसान नहीं थी। लाखों लोग रोज नए वीडियो डाल रहे थे और इस भीड़ में अलग दिखना, कुछ नया करना एक ऐसा सपना था जो हर किसी के बस का नहीं। अभय को लगा कि अगर उसे जल्दी नाम कमाना है तो उसे उस कंटेंट में हाथ डालना होगा जहां लोग डरते हैं लेकिन देखने से खुद को रोक नहीं पाते। हॉरर। शुरुआत में उसने कुछ छोटे मोटे वीडियो बनाए, किसी पुरानी इमारत की रात में शूटिंग, सुनसान कब्रिस्तान में घूमना, पर इन सब से उसे खास सफलता नहीं मिली। उसे समझ में आया कि दर्शक अब सिर्फ आवाजें सुनकर या किसी कोने से हिलती परछाई देखकर डरने वाले नहीं हैं। उन्हें असली अनसुलझे रहस्यों से भरी जगह चाहिए जहां खौफ सच्चा हो। यहीं से उसने कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सुना। पहले तो उसे यह बस किसी हॉरर चैनल का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया किस्सा लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने रिसर्च की वैसे वैसे उसका रोमांच बढ़ता गया। किसी जगह का नाम ही अगर कंकालगढ़ हो तो वह दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। उसने सोचा, अगर मैं यहां जाकर असली फुटेज लेकर आऊं तो रातों रात मेरा चैनल वायरल हो जाएगा। जब अभय ने यह प्लान अपने दोस्तों को बताया तो सबने उसे पागल करार दिया। उसके सबसे करीबी दोस्त राहुल ने हंसते हुए कहा, तू न थ्रिल के चक्कर में कहीं अपनी जान न गंवा बैठे। मां ने सख्त लहजे में मना किया, बेटा ऐसी जगहों पर मत जाया कर, वहां लोग जाते हैं और लौट कर नहीं आते। पर अभय के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, व्यूज, सब्सक्राइबर और नाम। उसे लगा कि अगर यह मौका गंवा दिया तो शायद वह हमेशा गुमनामी में खो जाएगा। उसने प्लानिंग शुरू कर दी। कैमरा चेक किया, बैटरियां चार्ज की, लैपटॉप और माइक्रोफोन पैक किया। वह चाहता था कि हर चीज लाइव और असली लगे। उसे लगता था कि लोग नकली ड्रामे से अब ऊब चुके हैं और अगर उसने असली वीडियो दिखा दिया तो लोग उसके चैनल को हाथों हाथ लेंगे। जिस रात उसने अपना बैग पैक किया, उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक अजीब चीज हुई। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए काले धुएं जैसा धब्बा उभर आया। उसने सोचा शायद सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी होगी, लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया तो उसमें एक शॉर्ट रिकॉर्ड मिला था जो उसने कभी शूट ही नहीं किया था। उसमें पटरियां दिख रही थीं, टूटी खिड़कियां और धुंध में लिपटी हुई कोई परछाई। वह चौंक गया क्योंकि उसने ऐसा वीडियो कहीं से भी अपलोड या शूट नहीं किया था। उसने अपने दिमाग को समझाया कि यह बस एक टेक्निकल इश्यू है, शायद पहले की कोई फुटेज गलती से सेव हो गई हो। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब डर बैठने लगा। फिर भी उसका जुनून इतना बड़ा था कि उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया कि वह कंकालगढ़ जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए वह वहां का सच दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। अगले दिन वह सफर पर निकल पड़ा। मुंबई से कंकालगढ़ की दूरी लंबी थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि जैसे ही वह उस स्टेशन पर पहुंचेगा और कैमरा ऑन करेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। रास्ते में उसने जब गांव के लोगों से कंकालगढ़ के बारे में पूछताछ की तो सबने एक ही जवाब दिया, मत जाओ। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तेरे हाथ में कैमरा है, लेकिन वहां कैमरा कुछ नहीं बचा पाएगा। वहां तो मौत भी खेल खेल में आती है। जितने ज्यादा लोग उसे रोकते उतना ही उसका इरादा मजबूत होता गया। उसे लगता था कि लोग बस डर फैलाते हैं। उसके मन में यह बैठ चुका था कि वहां जरूर कुछ ऐसा है जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और वह इसे सबके सामने साबित करेगा। लेकिन जब उसने सुना कि 13 तारीख को कोई वहां कदम नहीं रखता तो उसके मन में हल्की घबराहट हुई। उसने अपने मोबाइल में देखा, हाँ, उसकी यात्रा की तारीख सचमुच 13 ही पड़ रही थी। पल भर को वह रुका, पर अगले ही क्षण उसने खुद को दिलासा दिया कि यही तो मौका है। अगर उसने 13 तारीख को वीडियो शूट किया तो लोग उसकी बहादुरी की दाद देंगे। रात गहराने लगी थी, सड़कें वीरान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह कंकालगढ़ के करीब आता गया, उसका कैमरा बार बार ऑन होकर बंद होने लगा। बैटरी पूरी होने के बावजूद स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती और उसमें सिर्फ स्टैटिक आवाज गूंजती।
उसने सोचा शायद रास्ते की वजह से सिग्नल गड़बड़ा रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी अब धीरे धीरे घर करने लगी थी। उसने कार रोकी और पानी की बोतल उठाकर पिया। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर कुछ धुंधला सा हिलता हुआ दिखा। उसने फौरन पलट कर देखा, कुछ नहीं था। वह जोर से हंसा और खुद से बोला, अभय, तू डरने नहीं आया, तू डराने आया है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर टिक न सकी। उसी वक्त कार के रेडियो में अचानक खुद ब खुद आवाज आने लगी। कोई पुराना गाना नहीं, बल्कि चीखने की आवाजें, मानो सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। उसने हड़बड़ी में रेडियो बंद किया, पर आवाजें अब उसके कानों में गूंज रही थीं, जैसे वे कार के अंदर नहीं बल्कि उसके दिमाग में बज रही हों। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गाड़ी चालू की और आगे बढ़ गया। उसके अंदर का यूट्यूबर अब डर को कंटेंट समझने लगा था। उसे लगता था जितना ज्यादा खौफनाक होगा उतना ज्यादा वायरल होगा। लेकिन वह यह भूल रहा था कि यह जगह सिर्फ कैमरे के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए मशहूर थी। उस रात आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था। कंकालगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचते ही हवा भारी होने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य दबाव उसके सीने पर बैठ गया हो। दूर से उसे टूटी हुई पटरी की चमक दिखी, मानो अंधेरे में कोई उसे इशारा कर रहा हो, आजा। गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तेरा कैमरा तुझे नहीं बचा पाएगा। पर अभय ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अब तो रुकना ही नहीं है। रात के लगभग 2:30 बजे थे जब अभय की कार उस सुनसान स्टेशन के करीब पहुंची। सड़क पर अब सन्नाटा इतना गहरा हो चुका था कि उसकी कार की हल्की सी आवाज भी डरावनी लगने लगी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। कहीं कहीं टूटी हुई बिजली के खंभे खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी पर भी बल्ब नहीं जल रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी में कई साल पुराना खून अब भी गीला पड़ा हो। अभय ने जैसे ही कार रोकी, उसकी रूह कांप गई। सामने दिखाई दे रहा था कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन। स्टेशन का नजारा किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं था। टूटी हुई दीवारें, काई से ढकी पटरियां और जंग खाए लोहे के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कंकालगढ़। ये नाम अंधेरे में भी साफ दिख रहा था और पढ़ते ही जैसे किसी ने सीने में ठंडी सांस भर दी हो। प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई धूल और पत्तियां इशारा कर रही थीं कि यहां बरसों से कोई आया ही नहीं। स्टेशन मास्टर का केबिन आधा टूटा हुआ खड़ा था। लकड़ी की खिड़की जंग लगकर तिरछी लटक रही थी। टेबल पर पड़ी एक पुरानी घंटी हवा में हिलकर खनखनाती और आवाज सुनते ही लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बजा रहा हो। अभय ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसके जूतों की आवाज गूंजती और फिर अचानक खामोश हो जाती, जैसे कोई उसकी आवाज निगल रहा हो। तभी अचानक उसे हल्की हंसी सुनाई दी, बच्चों की खिलखिलाहट जैसी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और इस बार उसे किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाजें पास से आ रही थीं, लेकिन नजर घुमाने पर हर जगह सिर्फ सन्नाटा और वीरानी थी। कैमरे में जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो साफ साफ बैकग्राउंड में हंसी और रोने की आवाजें कैद थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बुदबुदाया, यही तो चाहिए, यही कंटेंट। स्टेशन के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा पुराना मंदिर था। वहां पर बैठा दिखा एक अजीब आदमी। झुकी हुई काया, बिखरे बाल और चेहरे पर जमी धूल उसे और भी डरावना बना रही थी। हाथ में त्रिशूल पकड़े, आंखें लाल और होठों से बार बार बुदबुदाता हुआ वह पागल साधु सा दिख रहा था। अभय ने कैमरा उसकी ओर घुमाया और धीरे धीरे पास गया। वह आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, रुक जा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अभय के कदम वहीं जम गए। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने धीरे से अपना नाम बताया, भैरवनाथ। उसकी आवाज में अजीब कंपन था, जैसे कहीं दूर से आ रही गूंज हो। भैरवनाथ ने अभय को घूरते हुए कहा, ये कैमरा, ये तेरे काम नहीं आएगा। यहां जिनका वजूद है उन्हें कोई कैमरा पकड़ नहीं सकता। तेरा कैमरा तुझे नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर अभय के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, यहां आखिर है क्या? भैरवनाथ हंसा, पर उसकी हंसी खौफनाक थी। उसने कहा,
यहाँ सिर्फ चीखें हैं, अधूरी आत्माएं हैं। जो यहाँ आया वो या तो मिट गया या फिर उनकी टोली का हिस्सा बन गया। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा। अभय डर गया और वहां से धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक उसके कानों में तेज आवाज गूंजी, लोहे के पहियों की घर्षण जैसी। उसने कैमरा घुमाया और देखा कि पटरी पर एक ट्रेन आ रही है। वह चौंक गया, क्योंकि उसे साफ पता था कि इस स्टेशन पर बरसों से कोई ट्रेन नहीं रुकी। पर यह ट्रेन तेजी से आती दिखी, मानो अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। हेडलाइट जैसी रोशनी, डिब्बों की परछाइयां और धुएं की लकीरें। लेकिन कुछ अजीब था। ट्रेन की खिड़कियों में कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस जलते हुए साए नजर आ रहे थे। चीखों की आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी तेज। अभय ने घबराकर कैमरा ठीक से पकड़ने की कोशिश की। उसकी सांसें इतनी भारी हो चुकी थीं कि माइक्रोफोन में उसकी धड़कनें तक रिकॉर्ड हो रही थीं। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से गुजरी, एक अजीब झोंका आया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह सब हकीकत है या कैमरे की कोई गड़बड़ी। लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा दृश्य उसके पैरों से जमीन खींच रहा था। खिड़कियों में जले हुए चेहरे, खून से लथपथ हाथ और खाली आंखें जो सीधे उसकी ओर घूर रही थीं। ट्रेन एक पल में आई और अगले ही पल गायब हो गई। न धुआं, न शोर, बस सन्नाटा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अभय की सांसें अटक गईं। उसने कैमरे में फुटेज चेक किया और देखकर उसकी रूह कांप गई। कैमरे में ट्रेन साफ साफ कैद थी, लेकिन असली प्लेटफॉर्म पर अब कुछ नहीं था। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो उसे परछाइयां दिखीं। पटरियों के पास, टूटी खिड़की के भीतर और स्टेशन मास्टर के केबिन में काली लंबी परछाइयां जो धीरे धीरे हिल रही थीं। रात के 3 बज चुके थे। घड़ी की सुइयां अजीब आवाज कर रही थीं, मानो समय भी उस जगह पर अटक गया हो। अभय का दिमाग सुन्न होने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके भीतर का यूट्यूबर अब भी कह रहा था, रिकॉर्ड कर, सब रिकॉर्ड कर। उसने कैमरे को कसकर पकड़ लिया और उन परछाइयों की ओर कदम बढ़ाया। अभय ने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर कार की ओर बढ़ा। रात अब पूरी तरह काली चादर तान चुकी थी। हवा ठंडी होते होते बर्फ जैसी हो गई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर भीतर का डर उसे बार बार कह रहा था कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसी क्षण उसकी कार जोर से हिलने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर टकरा गया होगा, पर कार लगातार हिल रही थी, मानो किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे झकझोर दिया हो। उसकी सांसें अटक गईं। उसने कैमरा ऑन किया और कार के पास दौड़कर गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। कार के चारों ओर जमीन पर कई मरे हुए जानवरों के शव बिखरे पड़े थे। कुत्ते, बकरियां, पक्षी और यहां तक कि गाय के भी अधजले शरीर वहां पड़े थे। उनके शरीर से उठती बदबू ने पूरी हवा को जहरीला बना दिया था। मक्खियां भनभनाते हुए उनके ऊपर मंडरा रही थीं और रात की खामोशी में उनकी आवाज किसी भयावह संगीत जैसी गूंज रही थी। अभय का गला सूख गया। उसने कैमरा उठाकर सब रिकॉर्ड किया, लेकिन दिल ही दिल में वह कांप रहा था। ये सब यहां कब आया? जब मैंने कार पार्क की थी तो यहां कुछ भी नहीं था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर अजीब गड़बड़ी होने लगी। लाइट्स झिलमिलाईं और उसमें रिकॉर्डिंग के बीच अजीब आवाजें आने लगीं। उसने ध्यान से सुना तो महसूस हुआ कि कोई फुसफुसा रहा है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज इतनी धीमी थी कि कान से सुनाई नहीं देती, लेकिन माइक्रोफोन ने उसे साफ पकड़ लिया था। अभय ने हड़बड़ाकर स्क्रीन बंद की, लेकिन आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही सड़े हुए शव और उसकी कांपती हुई परछाई। अचानक उसे स्टेशन के टिकट घर के अंदर हल्की सी हलचल दिखी। टूटी खिड़की से एक धुंधली परछाई हिलती हुई नजर आई। डर और जिज्ञासा के बीच उसने कैमरा ऑन रखा और धीरे धीरे वहां कदम बढ़ाए। टिकट घर की जंग लगी खिड़की और टूटी हुई लकड़ी की चौखट को पार करके जैसे ही वह भीतर गया, उसकी सांस थम गई। सामने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल आधे चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन जब हवा चली तो जो चेहरा सामने आया उसे देखकर अभय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
उसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, मानो किसी ने उसे आग में फेंक दिया हो। आंखें ढंसी हुई और होंठों से खून की पतली धार बह रही थी। अभय ने कैमरे को कसकर पकड़ा और कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया और खामोश निगाहों से उसे देखा। उसकी आंखें मानो भीतर तक छेद रही थीं। फिर उसने टूटी हुई भारी आवाज में कहा, यहां हजारों आत्माएं भटकती हैं, सबकी चीखें, सबकी भूख, सबकी तड़प, यही उनकी दुनिया है। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, आप यहां क्यों हैं? औरत अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी में दर्द था, एक ऐसी गूंज थी जिसमें चीख और आंसू दोनों मिले हुए थे। औरत ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। अभय चौंक गया। उसने पूछा, भूख? किस चीज की भूख? औरत की आंखें लाल हो गईं और उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए फुसफुसाया, तेरी सांसों की, तेरे खून की। अभय पीछे हट गया। उसके हाथ से कैमरा लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन तभी औरत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आवाज नरम हो गई, अगर तू मुझे कुछ खाने को दे देगा तो मैं तुझे जाने दूंगी, वरना तुझे भी यहीं रोक लूंगी। अभय के दिमाग में अजीब उथल पुथल मच गई। उसे लगा शायद यह कोई पागल औरत है या कोई आत्मा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूं। वह धीरे धीरे पीछे हटता हुआ बाहर आया और कार की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तेरी सांसों की, तेरे खून की। लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। कार पूरी तरह जल रही थी। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। अभय ने हताशा में चिल्लाकर कहा, कौन है यहां? मेरी कार को किसने जलाया? उसकी आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। बस चारों ओर से चीखों की आवाजें उठने लगीं। सैकड़ों लोगों की चीखें, बच्चों की हंसी और औरतों के रोने की आवाजें। अभय ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके भीतर गूंज रही थीं। घबराकर वह दौड़ता हुआ फिर टिकट घर की ओर लौटा। उसने सोचा कि शायद वह औरत कुछ मदद कर सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह औरत वहां से गायब थी। न उसका जला हुआ चेहरा, न उसकी भयानक आंखें, सिर्फ टूटी दीवारें और खामोश अंधेरा। अभय ने कैमरा घुमाकर सब रिकॉर्ड किया, पर अंदर कहीं न कहीं उसका मन कह रहा था कि यह औरत असली थी, या फिर वह अब भी यहीं अदृश्य खड़ी उसे देख रही थी। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए कैमरे की स्क्रीन चेक की। उसमें वह औरत साफ दिख रही थी। उसके शब्द रिकॉर्ड थे, तेरी सांसों की, तेरे खून की। लेकिन असली कमरे में सब खाली था। अभय का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब सपना है, हकीकत है, या फिर मौत का खेल जो अब उसके चारों ओर फैल चुका था। रात के 12 बजते ही कंकालगढ़ का माहौल और बदल गया। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे स्टेशन पर अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। अभय ने घड़ी देखी, 12:15। आसमान में चांद धुंध से ढक गया था और हर तरफ गहरा सन्नाटा फैल गया था। लेकिन यह सन्नाटा अजीब था, मानो किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। अभय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। तभी प्लेटफॉर्म से उठती हुई धीमी फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंची। पहले कुछ आवाजें, फिर दर्जनों, और फिर देखते ही देखते सैकड़ों। धीरे धीरे पूरा स्टेशन उन आवाजों से भर गया और अचानक अभय ने देखा कि पटरियों पर धुंध गहरी होने लगी। उस धुंध के बीच से परछाइयां निकलने लगीं। पहले कुछ धुंधले साए, फिर दर्जनों चेहरे आग में जले हुए, चीखते हुए, हाथ फैलाए मदद मांगते हुए। और पलक झपकते ही पूरा प्लेटफॉर्म हजारों आत्माओं से भर गया। उनका शोर, उनकी चीखें, उनकी कराहें, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। अभय के कानों से खून निकलने जैसा लग रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक पटरियों पर कंपन होने लगा। लोहे की पटरी कांपने लगी और हवा में आग की लपटें उठने लगीं। धुंध के बीच से एक भूतिया ट्रेन उभर आई, वही ट्रेन जिसे अंग्रेजों ने 1931 में जलाया था।
डिब्बे टूटे फूटे, खिड़कियों से धुआं और राख निकल रही थी और हर खिड़की पर झुलसे हुए चेहरे चिपके हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं, पर उनमें ऐसा दर्द था जो इंसान सहन नहीं कर सकता। डिब्बों के अंदर से हाथ बाहर निकलकर हवा में तड़प रहे थे, जैसे आज भी कोई दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा हो। अभय के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उसका कैमरा, जिसे उसने कुछ देर पहले बंद कर दिया था, अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाल रोशनी जल उठी और कैमरा अपने आप घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर सब रिकॉर्ड कर रहा हो। अभय ने डरकर उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन कैमरा उसके हाथ से फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिरा और वहीं से रिकॉर्ड करता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके सामने का दृश्य इतना खौफनाक था कि वह नजरें हटा भी नहीं पा रहा था। अब आत्माओं के बीच अंग्रेज सिपाहियों की परछाइयां भी उभर आईं। उनकी वर्दियां फटी हुई थीं, हाथों में खून से सने हथियार थे। उनके चेहरे भयानक थे, मानो मौत खुद उनमें कैद हो। वे जलते हुए किसानों को डिब्बों में धकेल रहे थे और हर चीख पूरे स्टेशन को हिला देती थी। अभय का दिल दहल गया। उसे लगा मानो वह 1937 की वही रात अपनी आंखों से देख रहा हो। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं, बस मौत का खेल चल रहा था। धीरे धीरे पूरा प्लेटफॉर्म श्मशान भूमि में बदल गया। जलती हुई लकड़ियों की गंध, राख के उड़ते टुकड़े और खून की बूंदें हवा में तैर रही थीं। अभय ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर अचानक चिताएं जलने लगीं, लेकिन उन पर शव नहीं थे, बल्कि जलती परछाइयां थीं। हजारों परछाइयां आग में नाच रही थीं, उनकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। अभय का सिर फटने लगा। उसे लगा कि अगर वह यहाँ 1 मिनट और रहा तो उसका दिमाग फट जाएगा। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कार पर पड़ी। कार, जिसे वह कुछ देर पहले जलती हुई देख चुका था, अब फिर से खड़ी थी, पर इस बार उसमें आग और भी भयानक तरीके से उठ रही थी। कार की खिड़कियों से धुआं निकल रहा था और उसमें से वही आवाजें गूंज रही थीं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। अभय ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं, मानो कार के अंदर वे सभी आत्माएं कैद थीं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग धीरे धीरे पागलपन की तरफ खिंच रहा है। उसे अपने कानों में बार बार चीखें सुनाई देने लगीं, कभी बच्चों की हंसी, कभी औरतों की रोने की आवाज, कभी जलते लोगों की कराहें। उसका सिर चकराने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो, प्लीज बस करो। लेकिन आवाजें रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गईं। अब उसका कैमरा हवा में तैर रहा था और उसमें रिकॉर्डिंग जारी थी। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा था। जलती ट्रेन, आत्माओं का तांडव, अंग्रेज सिपाहियों का अत्याचार। लेकिन असली आंखों से अभय जो देख रहा था वह और भी भयावह था। उसे लग रहा था कि आत्माएं अब उसकी ओर बढ़ रही हैं। उनके हाथ उसके शरीर को छूने लगे, उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह हड़बड़ाकर भागने लगा। उसके पैर लड़खड़ाते, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। उसने कार की तरफ देखा, पर वहां सिर्फ जलती हुई आग थी। हर तरफ आग, धुआं और चीखें थीं। उसे लग रहा था कि पूरा स्टेशन नरक में बदल गया है। हवा इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसकी त्वचा जलने लगी। उसके भीतर का साहस अब टूट चुका था। वह सिर्फ भागना चाहता था, लेकिन आत्माओं का तांडव उसके चारों ओर घूम रहा था। हर जगह वही जलती हुई ट्रेन, वही चीखें, वही भयानक दृश्य। और उसी अराजकता के बीच अभय को लगा मानो कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है, एक जला हुआ राख से सना हाथ। अभय जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई, लेकिन स्टेशन पर अब सिर्फ मौत की गूंज थी और अभय का कैमरा सब कैद कर रहा था, वह भी अपने आप, बिना किसी इंसानी स्पर्श के। अभय ने महसूस किया कि उसके चारों ओर आग और चीखें इतनी तेज हो गई हैं कि उसका दिमाग फटने वाला है। उसके पैरों में जैसे खुद ब खुद हरकत हुई और वह दौड़ पड़ा। वह बेतहाशा भागते हुए स्टेशन की तरफ बने पुराने पुल की ओर भागा। हवा में धुएं और राख का गुब्बार तैर रहा था और उसके कानों में लगातार आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाता, तू नहीं बच पाएगा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था अब उसका दिल धड़कते धड़कते रुक जाएगा।
जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसे लगा कि आत्माएं और करीब आ रही हैं। हर कदम के साथ उसके पीछे अंधेरे से सैकड़ों परछाइयां उठती और उसके चारों ओर घूम जाती। उनकी आंखों में बस गुस्सा और अधूरा दर्द था। वह चीखते हुए भाग रहा था, लेकिन चारों ओर से आवाजें उसे घेर रही थीं। तभी उसके सामने अचानक वही औरत प्रकट हुई, ललिता। उसका जला हुआ चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं और उसका आधा शरीर धुएं में लिपटा हुआ था। ललिता ने उसकी राह रोक ली और ठंडी आवाज में बोली, भाग मत, तेरी मौत यहीं लिखी है। अभय ठिठक गया। उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली। उसने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं यहां गलती से आ गया हूं। लेकिन ललिता की हंसी गूंज उठी। गलती? उसने कहा, यहां कोई गलती से नहीं आता, तुझे यहां बुलाया गया है। अब तू भी उन्हीं में शामिल होगा जिनकी चीखें तूने सुनी हैं। उसके शब्द मानो लोहे की कील की तरह अभय के सीने में धंस गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीछे देखा। चारों ओर जलती हुई परछाइयां, आत्माओं का झुंड और चीखों का तूफान। आगे ललिता खड़ी थी, रास्ता रोके, और नीचे पुल के नीचे बहती हुई काली नहर का पानी। अभय ने बिना सोचे समझे छलांग लगाने का फैसला कर लिया। उसने जोर से चिल्लाकर आंखें बंद की और पुल से कूद गया। नहर का पानी ठंडा नहीं बल्कि आग जैसा गर्म था। जैसे ही वह उसमें गिरा, उसके शरीर पर जलन दौड़ गई। उसने आंखें खोलीं तो उसका खून जम गया। पानी के अंदर भी वही चेहरे थे, जले हुए, झुलसे हुए, राख से ढके। उनकी आंखें खुली थीं और वे उसी की ओर बढ़ रहे थे। कुछ हाथ उसके पैरों को पकड़ने लगे, कुछ उसकी गर्दन को। उसने छटपटाना शुरू किया, पर पानी इतना भारी हो चुका था कि उसे लग रहा था जैसे वह गाढ़े खून में तैर रहा हो। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, भाग मत, मौत से भागना नामुमकिन है। ये आवाज पानी के भीतर भी साफ सुनाई दे रही थी। अभय बेतहाशा हाथ पैर मारने लगा। उसके फेफड़े सांस के लिए तड़प रहे थे। उसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच लेता। वह बुदबुदाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन आवाज पानी में घुट गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और उसका दिमाग अंधेरे में डूबने लगा। आखिरी बार उसे लगा कि एक जली हुई आत्मा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसा रही है, अब तू हमारा है। और फिर सब काला हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ी तो उसने कराहते हुए खुद को उठाने की कोशिश की। वह किसी बड़े पत्थर के पास पड़ा था, नहर से आधा बाहर निकला हुआ। चारों ओर कुछ गांव वाले खड़े थे जो उसे घबराई नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़े ने पानी से उसे खींचा और किनारे पर लिटा दिया। अभय हाँफ रहा था, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। गांव वालों ने पानी पिलाया और उसे ढांप दिया। किसी ने कहा, बेटा तू बच गया, वरना आज सुबह तेरा शव ही मिलता। अभय ने टूटी आवाज में पूछा, मेरा कैमरा, मेरा सामान? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिला दिया। वहां कुछ नहीं मिला, न कैमरा, न रिकॉर्डिंग, न कार, सब गायब। अभय ने घबराकर अपने कपड़ों को टटोला, लेकिन सब खाली था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने सोचा, क्या वाकई कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ था या फिर आत्माओं ने सब मिटा दिया? गांव वाले उसे उठाकर अपने घर ले गए। उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी, यहां दोबारा मत आना, यह जगह इंसानों की नहीं है। तू बच गया है, लेकिन हर कोई नहीं बच पाता। अभय खामोश था। उसकी आंखें बार बार उस नहर की ओर चली जाती जहां उसने उन आत्माओं के चेहरे देखे थे। उसके कानों में अब भी चीखें गूंज रही थीं। रात बीत चुकी थी, लेकिन अभय के लिए वह खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लग रहा था मानो कोई अब भी उसके साथ है। वही परछाइयां, वही जले हुए चेहरे, वही आवाजें। और सबसे डरावना सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच कैमरे में कुछ कैद हुआ था, या फिर उसकी पूरी रात अब सिर्फ उन आत्माओं के साथ कैद रह गई है? अभय सुबह जब होश में आया तो खुद को गांव के एक पुराने घर में लेटा हुआ पाया। चारों ओर मिट्टी की दीवारें, तेल के दिए की हल्की रोशनी और कमरे में अजीब सी शांति थी। लेकिन यह शांति डरावनी थी, जैसे बाहर कोई तूफान खड़ा हो और भीतर सब कुछ जबरदस्ती दबा दिया गया हो। उसके शरीर में अब भी ठंडक थी और सांसें भारी चल रही थीं।
दरवाजा चरमराता हुआ खुला और भीतर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी सफेद दाढ़ी कमर तक लटक रही थी, आंखें गहरी और चेहरा ऐसा कि देखते ही सम्मान और डर दोनों साथ में पैदा हों। गांव वाले उसे रघुनाथ बाबा कहते थे। रघुनाथ बाबा ने अभय को पानी पिलाया और धीरे से कहा, बेटा, तू मौत के मुंह से बचकर आया है। जो कुछ तूने देखा वह कोई सपना नहीं था, वह इस धरती का सच है। अभय कांपते हुए बोला, ये सब आखिर है क्या? क्यों वहां इतनी आत्माएं भटक रही हैं? बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कंकालगढ़ कोई साधारण जगह नहीं, यह उस खून का बोझ उठाए बैठा है जिसे अंग्रेजों ने यहां बहाया था 1931 में, जब हमारे 1300 किसान क्रांतिकारी एक साथ आग में झोंक दिए गए थे। उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी अपूर्ण आत्माएं आज भी इस जमीन से बंधी हुई हैं और जब भी 13 तारीख आती है वही रात लौट आती है। अभय ने कांपते हुए पूछा, लेकिन 13 तारीख ही क्यों? बाबा ने गहरी सांस ली। क्योंकि वही दिन था जब सब खत्म हुआ था। उसी दिन अंग्रेजों ने उन्हें जलाया, उसी दिन हजारों आत्माएं एक साथ तड़प तड़प कर खत्म हुई। यह जगह उसी तारीख को जाग जाती है। आत्माएं चुपचाप नहीं रह पाती, वे अपने दर्द, अपने गुस्से और अपने अधूरे न्याय को पुकारती हैं। बाबा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, कई बार सरकार ने इस स्टेशन को बंद करने की कोशिश की, यहां से रेल हटाने की बातें हुई, मंदिर गिराकर नई इमारतें बनाने की योजना बनी, लेकिन हर बार हादसे हुए। जो इंजीनियर यहां आया या तो पागल होकर लौटा या फिर जिंदा नहीं बचा। जो मजदूर काम करने पहुंचे, उन्होंने आत्माओं को अपनी आंखों से देखा। इसीलिए आज तक यह जगह जस की तस पड़ी है। यहां कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। अभय की आंखों में वही औरत घूमने लगी। ललिता, उसने हिम्मत करके पूछा। वह औरत कौन थी? उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा कि वह यहीं रहती है। बाबा की आंखों में गहरा दर्द उभरा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ललिता। हाँ, वह थी। ललिता एक किसान की पत्नी थी। उसका पति भी उसी ट्रेन में था जिसमें सबको जला दिया गया। जब उसे यह खबर मिली तो वह स्टेशन पर दौड़ आई। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वह वहीं जलकर राख हो गई। उसकी आत्मा तब से यहां भटक रही है। वह भूखी है, न सिर्फ खाने की बल्कि इंसानी हमदर्दी की भी। जब भी कोई अजनबी यहां आता है वह सबसे पहले उसी से टकराता है। अभय का गला सूख गया। उसे याद आया कि कैसे ललिता ने उससे कहा था, तेरी सांसों की, तेरे खून की। वह कांप उठा। उसने अगला सवाल हिचकते हुए पूछा, और वो साधु जिसने मुझे चेतावनी दी थी, भैरवनाथ, वो कौन है? बाबा की आंखें और गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, भैरवनाथ भी कोई साधु नहीं था, वह भी उन किसानों में से एक था। अंग्रेजों ने उसे जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन वह बच निकला। जब उसने अपने साथियों की राख देखी तो उसने कसम खाई कि जब तक उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती वह यहां रहेगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी स्टेशन की परछाइयों में बिता दी। लोग उसे पागल साधु कहते हैं, लेकिन सच यह है कि वह आत्माओं का प्रहरी है। वह किसी को भी चेतावनी देता है कि यहां से निकल जा, लेकिन जो नहीं सुनता वह आत्माओं के हवाले हो जाता है। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तो मैं बच कैसे गया? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद तेरी किस्मत में बचना लिखा था, या शायद आत्माओं ने तुझे एक मौका दिया है। पर यह मत समझ कि तू उनके चंगुल से निकल आया है। जो यहां एक बार आता है उसकी छाया हमेशा यहीं रह जाती है। अगर तू दोबारा लौटा तो तेरी आत्मा भी इन्हीं में शामिल हो जाएगी। याद रख, तू अब इस जगह से बंध चुका है। अभय का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि उसका शरीर तो यहीं है, लेकिन आत्मा जैसे अब भी उसी पुल पर, उसी नहर में डूबी हुई है। उससे बार बार वही चीखें सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही जलती हुई ट्रेन, वही हाथ, वही चेहरे घूम रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, क्या यह सब कभी खत्म होगा? रघुनाथ बाबा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब तक उनका न्याय नहीं होगा, जब तक उनकी आत्माओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक यह शाप चलता रहेगा और शायद वह दिन कभी नहीं आएगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर से कौवों की कर्कश आवाज आई।
मानो वे भी इस सच की गवाही दे रहे हों। अभय खामोश बैठा था। उसके अंदर सवालों का तूफान था, लेकिन जुबान पर सिर्फ डर। उसे अब साफ समझ में आ गया था कि कंकालगढ़ कोई साधारण जगह नहीं है। ये मौत की नगरी है और यहां आया हर इंसान मौत का हिस्सा बन जाता है। मुंबई लौटने का सफर अभय के लिए कभी न खत्म होने वाला जैसा लग रहा था। बस में बैठा वह खामोश खिड़की से बाहर देखता रहा। जहां पहले उसका दिमाग नए नए कंटेंट, व्यूज और सब्सक्राइबर के ख्वाबों में भरा रहता था, वहां अब सिर्फ वही चीखें गूंज रही थीं जो उसने कंकालगढ़ में सुनी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही जलती ट्रेन, वही राख से सने चेहरे, वही ललिता का जला हुआ चेहरा घूम जाता। वह चाहता था सब भूल जाए, लेकिन डर ने उसकी आत्मा में घर कर लिया था। मुंबई पहुंचकर उसने चैनल खोलकर देखा। सब्सक्राइबर वहीं थे, कमेंट्स वहीं थे, लेकिन उसका मन अब उनमें नहीं लग रहा था। पहले जहां हॉरर वीडियो अपलोड करने का जुनून था, वहां अब दहशत थी। उसने कैमरा उठाने तक से इनकार कर दिया। दोस्तों ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, अब कभी हॉरर वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसने कसम खा ली थी कि वह उस रात की यादों को अपने भीतर ही दफना देगा। लेकिन डर सिर्फ वहां की मिट्टी में नहीं था, वह अब उसकी सांसों में भी घुल चुका था। रात को जब वह कमरे में अकेला होता तो उसे अक्सर लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। कभी खिड़की से झांकती परछाई, कभी बाथरूम से आती धीमी हंसी। वह बिस्तर पर लेटते ही पसीने से तरबतर हो जाता। उसने खुद को समझाया कि यह सब मानसिक आघात है, लेकिन उसका मन जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। एक दिन उसने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर सब सामान्य था। उसने पुराने फुटेज देखने की सोची, शायद खुद को समझाने के लिए कि यह सब उसने कल्पना में देखा था। लेकिन तभी उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर एक अज्ञात वीडियो फाइल दिखाई दी। नाम कुछ भी नहीं था, बस .mp4 लिखा था। उसने घबराते हुए क्लिक किया। वीडियो शुरू होते ही उसकी सांस थम गई। उसमें वही कंकालगढ़ स्टेशन था, वही टूटी खिड़कियां, वही धुंध, वही प्लेटफॉर्म। कैमरा स्थिर था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। अगले ही पल स्क्रीन पर वही जलती हुई ट्रेन दिखी, वही आत्माएं, वही हजारों की भीड़। और सबसे डरावनी बात, उस वीडियो में खुद अभय दिखाई दे रहा था। कैमरे में वह बुरी तरह कांप रहा था, आंखों में खौफ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। अभय कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। यह कैसे हो सकता है? उसका कैमरा तो वहीं गायब हो गया था। गांव वालों ने साफ कहा था कि कुछ नहीं मिला। तो फिर यह फुटेज कहां से आया? उसने स्क्रीन पर फिर नजर डाली। वीडियो आगे बढ़ा और अब उसमें वह दिख रहा था जब उसने पुल से छलांग लगाई थी। पानी के अंदर जले हुए शवों की परछाइयां तैर रही थीं। स्क्रीन पर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने महसूस किया था। अभय ने माथा पकड़ लिया। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरी मिनट में स्क्रीन अचानक काली हुई। फिर धीरे धीरे धुंध से एक चेहरा उभरा, वही ललिता। उसका आधा जला हुआ चेहरा, धंसी हुई आंखें और होठों पर खौफनाक मुस्कान। उसने कैमरे की ओर सीधा देखा, मानो अब वह स्क्रीन से बाहर आ रही हो। अभय की सांसें रुक गईं। ललिता ने अपनी टूटी आवाज में कहा, अब तेरा नंबर है। स्क्रीन काली हो गई। लैपटॉप से तेज चीख जैसी आवाज निकली और फिर सब शांत। अभय कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। स्क्रीन पर अब भी उसकी परछाई दिख रही थी और पीछे वही आवाजें, हमें बचा लो, हमें बचा लो। उस रात अभय सो नहीं सका। उसकी आंखें खुली रह गईं और कानों में लगातार वही चीखें गूंजती रहीं। उसे लग रहा था कि ललिता अब उसके कमरे में है। शायद वह खिड़की के पीछे खड़ी है, शायद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और सबसे खौफनाक बात, उसे लगा कि उसका कैमरा फिर से उसके पास लौट आया है। वह नहीं जानता था कि यह सब वास्तविक है या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, कंकालगढ़ ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। उसकी आत्मा वहां फंसी रह गई थी और अब ललिता ने उसे ढूंढ निकाला था। कहानी यहीं थम जाती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या अभय सचमुच बच पाया या फिर उसका नंबर सचमुच आ चुका है? यह कोई नहीं जानता।
बस इतना तय है कि अगर कभी आपके लैपटॉप में अचानक कोई अज्ञात वीडियो फाइल दिखाई दे तो सोच समझकर ही क्लिक करना। कौन जाने स्क्रीन के उस पार कौन आपका इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दहला देने वाली कहानी, कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। एक ऐसी जगह जहां 1300 आत्माओं का दर्द अब भी हवा में गूंजता है, जहां रात होते ही मौत की गूंज फिर से जिंदा हो उठती है। आप सोच रहे होंगे, क्या अभय सचमुच बच पाया, या फिर उसकी आत्मा आज भी उसी शापित जमीन पर भटक रही है। ये राज शायद कभी खुलकर सामने ना आ पाए, और शायद यही रहस्य कंकालगढ़ को आज भी भारत का सबसे खौफनाक रेलवे स्टेशन बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने भी इस सफर में डर की सिहरन महसूस की हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लडी डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए नया डर लेकर आएं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे। याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ब्लडी डायरीज में डर कभी खत्म नहीं होता। अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।